अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिन। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू करते हैं, मसाइल के हवाले से बात होती है और इसके साथ साथ आपकी जानिब से भेजे गए जो पैगामात मौसूल होते हैं उसके ऊपर अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। इसके अलावा जो समाजी मसाइल हैं उसके हवाले से पिछले प्रोग्राम्स में गुफ्तगू हुई और मौजूद बहस हमारा कुछ बजट भी रहा, उसके हवाले से भी लोगों ने अपनी राय का इजहार किया और वही चाहते हैं कि मईशत के जो मामलात हैं इसके हवाले से आप अपने प्रोग्राम्स में ज़रूर गुफ्तगू करें। तो कोशिश यही होती है कि अवामी मसाइल को ज़ेर बहस लाया जाए। आज क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा महदूद है, इसकी कोशिश करेंगे जल्दी तमाम मामलात पर गुफ्तगू करें। पैगामात आपके हमें मौसूल हुए, यकीनन आज प्रोग्राम में उन्हें भी शामिल किया जाएगा। आज बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, बिला ताख़ीर सबसे पहले उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उनसे फिर हमारी आज गुफ्तगू रहेगी मुख्तलिफ मामलात पर, ख़ास तौर पर इस वक्त जो जारी सियासी सूरत हाल है और मौशी सूरत हाल है इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब। आप प्रोफेसर हैं और बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना से आपका ताल्लुक़ है। हमारे प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते रहते हैं। आज कराची तशरीफ़ लाएँ, हमने खुसूसी आज उनको दावत दी और हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। डॉक्टर शहबाज को वेलकम करूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मेहमान हैं दानिश चन्ना साहब, PCP आपकी पार्टी, आप उसके चेयरमैन हैं, पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका दानिश साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ। इस वक्त जो मौजू ज़ेर बहस है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा पैगामात मौसूल हो रहे हैं, वो जो बजट इस वक्त पेश किया गया, मैं चाहूँगा इसके ऊपर आप अपनी राय दीजिए, क्योंकि आपका ताल्लुक़ मईशत से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और आप ये जो आप रीजन में जो कंट्रीज़ हैं इनका केस स्टडी कर रहे हैं, उनकी मईशत के हवाले से आपने देखा है कि कैसे उनकी मईशत ने तरक्की की। तो सवाल ये पैदा होता है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि हर दफ़ा एक जैसा ही बजट पेश किया जाता है जिसमें आवाम के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता। क्या ये बात दुरुस्त है? मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट कीजिए। हाँ जी, बहुत शुक्रिया यासिर। बड़ा अहम सवाल है जो तकरीबन 70 साल से ये चीज़ें इसी तरह गर्दिश करती आ रही हैं। पता नहीं हमें कब होश आएगी या कब हम जागेंगे। ये जो बुलंदोबांग हम दावे करते हैं और हर दफ़ा ही ऐसा होता है कि बजट से पहले बहुत सारी उम्मीदें जो हैं वो लोगों को दिखाई जाती हैं, बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन जब बजट आता है तो उस वक्त सिचुएशन कुछ और होती है। बजट के बाद जब बजट पास होता है फिर सिचुएशन जो कुछ और होना शुरू हो जाती है। अभी इस बजट के बारे में भी यही बातें हो रही हैं कि ये 70 साल तारीख में ये पहला बहुत अच्छा बजट है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि आप मुशर्रफ साहब का जो ईरा है उसको देख लें और इस बजट को देख लें, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा ही उन्होंने भी इसी तरह चीज़ें जो की थी। अब ये कह रहे हैं कि जी हम ग्रोथ को फोकस किया है। हाँ जी, बिल्कुल ग्रोथ को फोकस करना चाहिए, जाहिर सी बात है, लेकिन कौन सी ग्रोथ को फोकस किया ये बड़ा अहम सवाल है। इसमें ये जो शोर मचा रहे हैं, जो गाड़ियाँ हमने सस्ती कर दी हैं, हमने किसानों को जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन देना शुरू कर दिए हैं, कोई 1 से 1.5 लाख रुपया या 2 लाख रुपया। मेरा पहला सवाल है कि इस महंगे दौर के अंदर 1.5 से 2 लाख रुपया जो कर्जा किसान को अब दे रहे हैं, क्या वाकई वो कर्जा जो है वो एफिशिएंट है या उसको किसान जो है अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेगा कि जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर उसकी ग्रोथ में इजाफा होगा। और दूसरी बात ये कर रहे हैं कि जी हमारे पास गाड़ियाँ सस्ती होंगी। मुझे ये बताइए उससे होगा क्या? क्या गाड़ी की जो ऑटो इंडस्ट्री है क्या वो लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। तो कैपिटल इंटेंसिव है वो, तो इसका मतलब ये है कि उसकी ग्रोथ से जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है उसके ऊपर कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमारे यहाँ कहने को ये कहते हैं, मेरे ख्याल में प्री बजट जो सेमिनार किया था वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने, वो कह रहे थे कि वो 1 करोड़ कितने लोग जो काम से हट गए दोबारा फिर काम पे लग गए हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो कौन से काम पे लगे हैं और कितनी जल्दी लग गए हैं, क्योंकि आप अगर देहात में देखें, आपका 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो देहात में है, तो वहाँ तो लोग बेचारे वैसे ही रो रहे हैं और उसी तरह वही सिचुएशन चल रही है। और शहरों में भी कोई सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। मतलब कि मैं 2-3 महीने बाद कराची आया हूँ और जब भी मैं आता हूँ मुझे हर दफ़ा डिफरेंस जो मुझे नज़र आ रहा होता है। और सेम इसी तरह कुछ मेरे अपने इशूज़ हैं, उसके लिए मुझे इस्लामाबाद तकरीबन हर 15 दिन बाद या 20 दिन बाद जाना पड़ता है, तो कुछ सिचुएशन इतनी अच्छी वहाँ भी नहीं है। अब इनका जो फोकस होना चाहिए था कि वो रूरल पॉपुलेशन है और उसमें भी खासकर ये कह तो ये रहे हैं तो जी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसमें ग्रोथ होगी। देखिए, मुल्क की कभी भी तरक्की जो होती है हमेशा आपकी जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी ग्रोथ होती है। और आपका जो पिछले देखें 2-3 सालों से 25,000 से भी ज़्यादा छोटे बड़े कारोबार जो बंद हो गए हैं, तो उन कारोबारों ने जो कारोबार होता है उसने बेसिकली आपका जो मेजर चंक जो होता है लेबर फोर्स का उसको एम्प्लॉय करना होता है, तो वो तो आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। और जहाँ तक कितना आवाम दोस्त बजट है,
अब देखें अभी बजट पास नहीं हुआ, लेकिन जो तेल की कीमतें हैं वो फिर बढ़ना शुरू हो गई हैं। और बदकिस्मती है इस मुल्क के अंदर कि तेल की कीमतें जब बढ़ती हैं महंगाई एकदम से शूट कर जाती है, लेकिन उसी तरह जब तेल की कीमतें कम होती हैं महंगाई अपनी जगह पे होती है, पास ऑन नहीं आता। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो उसके असरात होते हैं कीमतें कम होने के, वो एक आम आदमी तक नहीं पहुँच पाते। ये एक सबसे बड़ा मसला है। दानिश चन्ना साहब तशरीफ़ फरमाए, उनसे थोड़ी गुफ्तगू होगी। दानिश साहब, मुतमईन नज़र आते हैं सियासी सूरत हाल तो जो कुछ है, जो असम्बलियों के अंदर हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। अब लोग ये सवाल करते हैं कि अगर क्या ये डेमोक्रेसी है, ये जमहूरियत के नाम पे ये जो सब कुछ हो रहा है, तो इससे तो फिर मसला हल होने वाला नहीं है। यहाँ तो बुनियादी मसाइल अभी तक हल नहीं हुए हैं। अगर पार्लियामान में बैठ के दस्तों गिरबा होंगे, एक दूसरे के ऊपर कॉपियाँ फेंकेंगे, मुगल्लिसात एक दूसरे को बकेंगे, तो फिर मामलात कैसे हल होंगे? ये तो ज़रा बताइए कि जो मैसेज दुनिया को जा रहा है ये क्या सिलसिला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा करता हूँ रब्बे जलील के नाम से जो नहायत ही बहुत बड़ा और रहम वाला है। बेशक। सबसे पहले आप शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी को मौका फराहम किया ताकि हम आवाम के सामने कुछ हक़ाइक़ जो हैं ला सकें। सबसे पहले ये जो जमहूरियत है, जमहूरियत के नाम पे एक मैं इसको धब्बा कह सकता हूँ। जमहूरियत के नाम पे ये जो कुछ किया जा रहा है, क्योंकि ये चंद साल या 2 साल पीछे आप चले जाएं, उससे पहले इस तरह की हमें पार्लियामेंट में कोई रविश नहीं मिलती थी। ठीक है। ये 126 दिन का जब धरना लगा, उस धरने की वजह से जो रविश पैदा हुई है, एक दूसरे को गाली देना, कीचड़ उछालना, आपके खिलाफ कोई ऐसी चीज है नहीं फिर भी आपके पीछे पीठ के पीछे छुरा घोंपना, इस तरह की जब रवायात यहाँ कायम हो गई और 126 दिन का जो धरना लगा, उसने अवाम का जीना जो है मुश्किल कर दिया। क्योंकि सियासत जब हम अवाम के लिए करते हैं, ऐसा ही तो सियासत अवाम के लिए होती है, तो अवाम को बेजार करने के लिए नहीं होती, अवाम की आम रवाजी जिंदगी को मफलूज बनाने के लिए नहीं होती। लेकिन यहाँ जो सियासत का बुनियाद रखा गया है और 74 साल से इस मुल्क के अंदर इस सियासी लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। और सियासी लोगों के साथ जो क्या कहते हैं डिक्टेटर आए हैं, उन्होंने भी मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सियासी लोगों ने किया है, जिसको जहां अपना मौका मिला उन्होंने उसी जगह पे अवाम के ऊपर वार किया। किसी न किसी तरीके से अवाम का खून पसीना चूसा जा रहा है। जब पार्लियामेंट की बात आती है तो हम तो कहते हैं कि हम तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं कहता हूं हम पढ़े लिखे जाहिल हैं। उससे ज्यादा अदाब जो हैं, जो हमारा जो क्या कहते हैं 60% या 70% जो जहालत की दौर में गुजर रहा है, गरीब बंदा हमारा, वो उसके पास हमारे से ज्यादा अदाब है। अब एक बंदा पार्लियामेंट में चला जाता है जिनका स्टेटस कौम की तकदीर को तब्दील करने के लिए वह पार्लियामेंट में फैसले किए जाते हैं। जब आप वहां पार्लियामेंट में बैठ के 22 करोड़ अवाम के लिए फैसले करेंगे, उनकी करने के लिए फैसले करेंगे, उनके मुस्तकबिल के लिए आप फैसले करेंगे, तो वहां आप खड़े होकर एक दूसरे को गरिबान को पकड़ते हैं और एक दूसरे को बैठ के गालियां देते हैं। ये रविश है और ये आप मैसेज आने वाली जनरेशन को दे रहे हैं। जब आप आने वाली जनरेशन को इस तरह का मैसेज देंगे तो आगे चल के इससे ज्यादा बदतर हमारा हाल होना है। इन्होंने सियासत की तबाही के किनारे के पहुंचा दिया है। सियासत का मतलब है फिला बाबूद, यहाँ सियासत जो है बिजनेस कल्चर हो चुकी है। इसी वजह से ये पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी मैदान अमल में आई है, क्योंकि हम बिजनेस कल्चर को खत्म करना चाहते हैं। हम वो कल्चर लेकर आना चाहते हैं जिसमें पाक मोहम्मद ने इस मुल्क के अंदर वो नाफिजुल अमल किया था और अवाम की फलाह बहबूद के लिए उन्होंने काम किए थे और अवाम को इंसान बनाया था। यहाँ हम इंसान नहीं है, हमें इंसान बनाना है। हम अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना है। अवाम की रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसको मफलूज नहीं बनाना। हमें अवाम के जो बुनियादी हकूक हैं जो पैमाल किए जा रहे हैं, हमें उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। जब तक हम पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम को बुनियादी हकूक फराहम नहीं करेंगे तो इस तरह ही हम रोते रहेंगे। और इसमें बड़ा किरदार हमारी अवाम का भी है। बिल्कुल ठीक है। जब तक अवाम खुद इस चीज पे गौर नहीं करेगी, 74 ईयर से, और ऐसे मांगर मच्छ लोगों को कभी उनका चेहरा तब्दील हो जाता है, कभी उनका बेटा आ जाता है, कभी उनका कजन आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, लेकिन वही उनका खानदान होता है।
لیکن وہ پیسے کے بلبوتے پہ آ جاتا ہے. ہماری قوم اس چیز کو کبھی نہیں سمجھ پاتی. جب الیکشن کا دن ہوتا ہے وہ آتا ہے آٹے کی تھیلی بنا لی 10 کلو کی اور اس کے ساتھ 2000 رکھ دیے اور ہمارے غریب لوگوں کا ضمیر جو ہے وہ پرچیز کر لیا. تو ہم اس چیز کے لیے جو پاکستان کنزرویٹو پارٹی یہ اویئرنیس پیدا کر رہی ہے قوم کے اندر تاکہ قوم سجاگ ہو جائے. 74 سال سے آپ لوگوں کا خون پسینہ چوسا جا رہا ہے. اس خون پسینے کو بچانے کے لیے آپ لوگوں کو سجاگ ہونا ہوگا, آپ لوگوں کو امپاور ہونا ہوگا. آپ کو جو الیکشن کے دن جو آپ لوگوں کے ووٹ کا جو آپ لوگ فیصلہ کرتے ہیں, اپنے ضمیر کا جو فیصلہ کرتے ہیں, ایسے بندے کو انگوٹھا لگائیں, ایسے بندے کو پارلیمنٹ میں بھیجیں جو با کردار ہو اور جس کے گریبان کو آپ آسانی سے پکڑ سکیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر شہباز صاحب, یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے آپ کے یہاں, ایک رائج نظام ہے, اچھا بہت ساری چیزیں ہم باہر سے جو ہے وہ لیتے ہیں اور پھر اس کی مثال بھی ہم دیتے ہیں نا. باہر ویسٹ میں پریکٹسز یہ ہوتی ہیں, اپوزیشن ایک شیڈو بجٹ پیش کرتی ہے, کچھ ان کے اندر جو ہے وہ سفارشات ہوتی ہیں, کچھ چیزوں کی نشاندہی کی جاتی ہے اور اس کے اوپر پھر مباحثہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر اپوزیشن جو ہے وہ بظاہر لگتا ایسا ہے کہ صرف کام تنقید برائے تنقید اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانا رہ گیا. تو نہ میچورٹی اپوزیشن کی جانب سے شو کی جا رہی ہے, نہ حکومت کی جانب سے شو کی جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا سمجھ میں آتی ہے؟ کیا یہ پولیٹیکل پارٹیز اب بھی اتنی زیادہ میچور ہیں کہ ان کو ٹائم لگے گا, وقت درکار ہے, مزید کئی سال اور لگیں گے کہ میچورٹی آئے, وہ پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ گرو کرے, پھر جا کر یہ بات کریں؟ کیونکہ بڑا سیریس بزنس ہے, بڑا سیریس ایشو ہے, خاص طور پہ اکانومی. کیا کہیں گے آپ کو یاد ہو کہ ایک پروگرام ہم نے کیا تھا مرزا صاحب کے ساتھ, اس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب تک لوگوں کو آپ ایجوکیٹ نہیں کریں گے یہ چیزیں اسی طرح کی باہر نکلیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی انا کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں ابھی میرے محترم دوست جس بات کا ذکر کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر جو شور و غل ہے, ہاں اگر میرا یہ پارلیمنٹ یا میرے حکومتی ارکان یا اپوزیشن یہ کہتی کہ پاکستان کے اندر لینڈ ایکسٹینشن ہے وہ کرنی چاہیے, پاکستان کے اندر جو لینڈ ریفارمز لے کے آنا چاہیے, پاکستان کے اندر جو ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی ہے اس کا انڈیکس جو ڈے بائی ڈے نیچے گر رہا ہے اس کی بڑھوتری کی بات کرنی چاہیے. یا میرا یہ پارلیمنٹ یہ بات کرتا ہے کہ ملک کے اندر جو کلٹیویبل لینڈ ہے اس کو ہم نے بڑھانا ہے, کیونکہ آج ہم رو رہے ہیں کہ جتنی ہاؤسنگ سکیمز ہیں اس کی وجہ ہمارا زرعی رقبہ جو کم ہو رہا ہے. تو پھر مجھے بات سمجھ آتی بات کی کہ جب میری پارلیمنٹ اس چیز کے اوپر شور کرتی, حالانکہ میں شور کر رہا ہوں کہ جب سے انہوں نے بلین ٹری منصوبہ شروع کیا پاکستان کو وہ گرین کرنے کا, تو میں نے کہا تھا ان سے کہ اگر یہ بلین ٹری منصوبہ یہ جس طرح کر رہے ہیں تو یہ اگر فرض کو اسی سپیڈ سے ڈیلی یہ 32 لاکھ درخت لگائیں تو یہ تقریباً 3.5 سال میں یہ منصوبہ ان کا مکمل ہوتا ہے. اور اس سے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان گرین ہو جائے. اس کے لیے ہمیں ٹریلین سونامی ٹری منصوبہ جو وہ شروع کرنا چاہیے. وہ بات ہم نے کی ہے تو ان کو سمجھ نہیں آئی, لیکن وہی بات اب اقوام متحدہ کہہ رہی ہے تو اب جناب ان کو سمجھ آ رہی ہے. تو جب آپ کا کلچر یہ ہوگا, یہ میچورٹی ہوگی, آپ کے اپنے اندر جو میچور لوگ ہیں جو کام کرنے والے ہیں آپ ان کو نہیں پوچھ رہے یا ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے, باہر سے وہی بات جو ہے وہ ہماری لوکل بندے والی بات, جو بندہ فارن کو انسٹیٹیوشن وہ بات کرے تو اس کے اوپر آپ جو جمل کہتے ہیں بہت اچھا, یہ انہوں نے بہت اچھی سجیشن دی ہے. تو یہ چیزیں پارلیمنٹ کے اندر اگر ڈسکس نہیں ہوتی تو مجھے بتائیں باہر تو لوگ جو ہیں, اگر ہم چائنا کی مثال کریں سب سے پہلے ہم چائنا کی ہی مثال دینی چاہیے, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چائنا سے ہماری دوستی جو ہمالیہ سے زیادہ اونچی ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تو وہاں تو کوئی بھی بات ڈسکس ہوتی ہے, شیڈو بجٹ بھی آتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, وہاں تو عوام کی فلاح و بہبود اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں جیسے بھی اپنے پچھلے سیگمنٹ میں بات کی تھی کہ جو ریجنل ہمارا انفلیشن ہے, ریجنل گروتھ ہے, وہ دیکھیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. ہمارا کزن ملک بنگلہ دیش جو آج ہم سے بہت زیادہ آگے نکل گیا ہے, ہمارے 20 ارب US کے جو وہ ہیں فارن جمع ہم اس کے اوپر بہت اتراتے ہیں, وہ 45 ارب سے بھی آگے نکل گیا ہے. تو یہ چیزیں اگر پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتی تو میں مانتا کہ واقعی پارلیمنٹ میچور ہے. اور اب چونکہ یہ اب دیکھیں ایک بات میں کہتے ہیں ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کی, اب یہ ہے کہ جو باتیں پارلیمنٹ کے اندر ہوں گی وہ چاہے اپوزیشن جو ہے وہ بھی اپنا رول صحیح طرح ادا نہیں کر رہی, ان کو چاہیے کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ اگر بجٹ پیش کر رہی ہے اس میں کوئی اچھا ان کے پاس کوئی سفارشات ہیں تو وہ ان کو بتانی چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز کا اور تذکرہ کیجیے گا, کیونکہ میں بار بار یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ ایک پالیسی ہوتی ہے, ایک سوچ ہوتی ہے کہ میں نے اگر چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے تو میری اپروچ کیا ہوگی, میں باٹم اپ اپروچ اپناؤں گا یا پاکستان جیسی کنٹری جس کی ڈائنامکس جو دوسرے ممالک سے مختلف ہے, ٹاپ ڈاؤن میری جو ہے وہ اپروچ ہوگی. ہے کیا مجھے کلیئر سمجھ میں نہیں آیا. اکنامک سروے کے حوالے سے جیسے پریس بریفنگ ہو رہی تھی وہ کہنے لگا جی پاکستان کو اوپر سے ٹھیک کریں گے, نیچے اس کے اثرات آئیں گے. پھر اگلے ہی لمحے انہوں نے کہا باٹم اپ اپروچ اگر ہماری ہو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ ایکچولی ہے کیا؟ جب ایکچولی دے آر ناٹ ویری کلیئر,
बड़ी ब्रीफ चीज़ है वो ये है कि एक तरफ ये कहते हैं कि हम जी एम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारा फोकस है, साथ दूसरी तरफ ये भी कहते हैं जी हमारा ग्रोथ फोकस है, दोनों ही चीज़ें फोकस होनी चाहिए। अब वो फोकस किस तरह से है, देखें अब करेंगे क्या, ये गाड़ियाँ जो कह रहे हैं हम सस्ती करेंगे, उस पर बैंक जो है वो लोन देंगे लोगों को, ठीक है जी, तो प्रॉफिट बैंक का तो बढ़ेगा, बिल्कुल ठीक है। जैसे आपसे मैंने कहा जो ऑटो इंडस्ट्री वो कैपिटल इंटेंसिव है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं बढ़ेगा। अच्छा, अब दूसरी तरफ ये भी कहना शुरू कर लो जी, देखें जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें देखें बहुत ज़्यादा इंडेक्स उसका बढ़ गया है, इनको ये समझ आती है ये तो फाइनेंशियल बबल है, ये जब आपका दिल करता है आप क्रिएट कर देते हैं, जब आपका दिल करता है आप उसको डाउन कर देते हैं, और इसका डायरेक्ट लिंक नहीं है इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर इस हुकूमत के आए थे उन्होंने सबसे पहले जिस चीज़ को इंडिकेट किया था वो यही था कि स्टॉक मार्केट में जब बहुत तेज़ी से गिरावट आना शुरू हुई तो उन्होंने कहा स्टॉक मार्केट जो है वो नहीं है आपका बैरोमीटर जो रिफ्लेक्ट करता हो कि आपकी, जबकि पूरी दुनिया में जो बैरोमीटर होता है आपकी इकोनॉमी का वो स्टॉक मार्केट समझा जाता है। उस वक्त स्टेट ऑफ डिनाइल में थे, आज वो कहते हैं जी स्टॉक मार्केट प्रोग्रेस कर रही है, तो आप देखें आपकी इकोनॉमी कहाँ है। लेकिन उसमें एक वजह ये भी देखें, जैसे मैंने कहा कि इसका डायरेक्ट लिंक नहीं है, इनडायरेक्ट लिंक लाजमी है, लेकिन आपके स्टॉक मार्केट का ये हाल है कि इधर हसन स्क्वायर जो है वहाँ दंगे हो रहे होते हैं, वहाँ फसाद होते हैं, इधर आपका इंडेक्स जो वो ऊपर चढ़ रहा होता है, हालांकि बिल्कुल चीज़ें रिवर्स होनी चाहिए। तो इस तरह से वो जो आप इसको रीजनल स्टॉक मार्केट के साथ हम कंपेयर करेंगे मैं उससे भी डिफरेंस आ जाता है, तो हमें ये भी चीज़ें सोचनी चाहिए। और जहाँ तक बात है, बात उनकी ठीक है, और ये भी मुशर्रफ साहब का ही जुमला है कि जब मैक्रो ठीक होगी तो माइक्रो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। अब मसला ये है कि उसके दरमियान में जो लिंक है, जो मैकेनिज्म, उसके ऊपर किसने काम किया। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसके ऊपर अभी हमारी गुफ्तगू हो रही है। इसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं उसके ऊपर अभी हमने बात करनी। सर से एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ पाकिस्तान की मुआशी मामलात के हवाले से और सियासी सूरत हाल के हवाले से। मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जनाब दानिश चन्ना साहब, उनसे अब बात होगी कुछ। ब्रेक पे जाने से पहले वो भी शामिल गुफ्तगू थे। जी चन्ना साहब, ये फरमाइए कि ये आपके सामने सारी सूरत हाल है जिसके ऊपर थोड़ी देर पहले भी गुफ्तगू हो रही थी, नताइज कैसे निकल सकते हैं? सवाल ये पैदा होता है कि अगर यही सिलसिला अगर आगे भी जारी रहा, जैसा भी हम देख रहे हैं कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात लग रहे हैं, मामला ये है कि इस वक्त अवामी मसाइल इतने ज़्यादा हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करना है, जैसे आपको ज़रख़े ज़मीन की ज़रूरत है उसके हवाले से आप काम करें, पानी की कमी का सामना है इसके ऊपर काम करें, रिसोर्सेज नए पैदा करें, जॉब्स क्रिएशन के ऊपर काम करें, मकानों की जो ज़रूरत है जिसके हवाले से बात की गई कि मकानों की ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा, उस हवाले से कोई बेहतर पॉलिसी मुरतब करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है आपके ख्याल में? हमारे काबिल दोस्त ने फरमाया कि गवर्नमेंट ने गाड़ियों की कीमत कम कर, आप छोटा सा टैक्स कम करके उसमें 70-80 हज़ार का मेरे ख्याल में डिफरेंट आया है, जो हमने कैलकुलेशन खुद देखी है, 70,000 से 2 लाख के दरमियान जो 800 सीसी पे। अब 70,000 से लेकर 2 लाख तक जो डिफरेंट आया है एक गाड़ी पे, अवाम के साथ एक बिल्कुल मजाक है। जो वो 800 सीसी पहले दौर में इमरान खान के दौर से पहले 5 लाख 6 लाख में मिलती थी, आज वो गाड़ी हमें 16 लाख 17 लाख रुपए में मिल रही है। तो अगर 16-17 लाख में से आपने 2 लाख रुपया कम कर दिया तो कौन सा आपने अवाम पर एहसान कर दिया? एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये बजट जो है, ये बजट हमें काबिल कबूल नहीं है, अवाम को काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि आपने ये पानी की बोतल रखी है। मैं सिंपल से, क्योंकि मैं इधर घुमा फिरा के बात नहीं कर सकता, मैं सिंपल सी बात करूँ, ये बोतल है, बोतल आपने ये 30 रुपए में लाई है, आपने इसमें जो है 7-8 रुपए अपना टैक्स पे करके आए। बिल्कुल ऐसा ही। आप इनडायरेक्टली पूरी कौम के ऊपर जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स लगा चुके हैं। हर चीज़ पे एक गरीब बंदा है, एक मजदूर है, एक हारी है जो आम रवाजी ज़िंदगी बसर करने के लिए दिहाड़ी लगाता है, वहाँ से 700-800 रुपया कमा के वो घर आता है, और उसमें 700-800 में से वो 300 रुपया टैक्स में की मद में जो है वो पे कर देता है। वो कैसे करता है? दाल लेने जाता है, दाल पे टैक्स अदा करता है। अगर वो सिगरेट पीता है तो सिगरेट पे वो टैक्स अदा करता है। अगर उसके घर में चाय, ये तो हर घर की ज़रूरत है, चाय पीता है, ज़ाहिर
हर बंदा पीता होगा, चीनी खरीदता है, पत्ती खरीदता है, सब पे टैक्स देकर वो बंदा घर तक पहुंचता है, उनका जेब जो है खाली हो जाता है, क्योंकि आम रवाजी जिंदगी उनकी मफलूज बन के रह जाती है और उनके बच्चे जो है भूखे मर जाते हैं। ये स्टेट की जिम्मेदारी है। अगर हम मदीने की रियासत की बात करते हैं, हम अगर अवाम के लिए सियासत करना चाहते हैं तो मदीने की रियासत में कोई बंदा भूखा नहीं सोता था। ये अल्लाह की ज़ात है जो हमारी कौम को, हमारे इंसानों को भूखा नहीं सोने देती। अगर ये इंसानों के हाथ में होता, जिस तरह अभी हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है, जिस मुल्क की कैबिनेट में 50% आपकी कैबिनेट जो इम्पोर्टेड लोगों की हो और वो जो बिजनेस कल्चर कर रहे हों और उस बंदों का सेंस सिर्फ अपना ये होता है कि मैं यहाँ से इस 10 रुपए को 20 रुपए कैसे बनाऊं, इसीलिए पाकिस्तान के रुपए को डी वैल्यू करते हुए मईशत को बिल्कुल तबाह करके रखा हुआ है और उसके पीछे किसी और का हाथ नहीं है। IMF तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन उस पे हमारे जो मगरमच्छ जो यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे जो सियासतदान बैठे हुए हैं और उसके साथ और भी ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल होते हैं, तो इनको डी वैल्यू करने का मकसद कुछ और होता है, जो अपनी उनकी जो क्या कहते हैं एसेट पड़े होते हैं उनको बढ़ाना होता है। उसको बढ़ाने के आपको डॉलर, आज आप देखें डॉलर 165 तक पहुंच चुका है और आपका रुपया कितना डी वैल्यू हो चुका है। आप कोरोना की दौरान 2 साल के अंदर आपका डॉलर मजबूत हो गया है, आपका रुपया गिर चुका है। आप यूरोप में जाएं, उनका यूरो जो है मजबूत होता जा रहा है। जहां कोरोना की बात रोई जाए, हमारे अंदर इतना कोरोना है, मैं तो समझता हूं कोरोना ये नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से सदियों से एक चीज है, वही नजला जुकाम, क्योंकि हमारी अल्लाह की वहदानियत पे यकीन नहीं है। जिस दिन हमारा अल्लाह की वहदानियत पे यकीन होगा, ये चीजें वही हैं जो सदी से पैदा है, नजला जुकाम। लेकिन हमने अब उसको एक ऐसा नाम दे दिया है, क्योंकि हम तो एक यहाँ भी बिजनेस कर रहे थे, यहाँ मुल्क के साथ भी गद्दारी कर रहे थे, लेकिन मैं गद्दारी का अल्फाज इस्तेमाल इसीलिए नहीं करूंगा क्योंकि फिर वो हर बंदा ये कहता है कि भाई ये जहां बैठता है वो इस तरह की चीजें कर लेता है। लेकिन ये अवाम को समझना चाहिए गद्दार कौन है, मुल्क के साथ सच्चा कौन है। सर मेरी बात को थोड़ा कंप्लीट होने दें, 1 मिनट में इस मकसद पे आना चाह रहा हूं कि आपका कोरोना के दौरान जहां हजारों अमवात हुई, वहां आपकी मैशत भी बेहतर हुई, वहां आपका उनकी जो है डॉलर जो है वो मजबूत हुआ। जहां 200, 300, 500 के करीब अमवात हुई, जहां पे कोरोना का नामी मतलब कतरे के बराबर, और वहां की मैशत तबाह हो गई और अवाम को बिल्कुल तबाह हो बर्बाद करके रखा है। ठीक है चन्ना साहब, अब मेरे पास क्योंकि वक्त महदूद है, गुफ्तगू ऐसी है, इसके ऊपर मजीद बात हो सकती है, मौजू ऐसा है जिसके ऊपर मजीद गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा आखिर में ज़रा डॉक्टर साहब से इस बारे में बात करूँ। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अभी जैसे चन्ना साहब ने गुफ्तगू की है, मसाइल क्योंकि बहुत सारे, इस मुख्तसर नशिस्त में तमाम मसाइल के ऊपर तो बात नहीं हो सकती, लेकिन अब आप क्या समझते हैं? जैसे ये बात हो रही है कि जी हम एक्सपोर्ट लेड पॉलिसी बना देंगे और ये हो जाएगा, सिर्फ सवाल एक बुनियादी सवाल ये है, क्या मुमकिन नज़र आता है? ये जो प्रोवाइडेड सर्कमस्टांसेस हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमने क्वेश्चन मार्क खुद ही लगा दिया। कोरोना की वजह से जो कुछ हुआ, जो डैमेजेस हुए, अभी हमें उनको रिकंसाइल करने की ज़रूरत है, उसके लिए हमने कुछ प्लान जो है वो करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ जाएंगे। मैं चाहूँगा पहले इसके ऊपर आप थोड़ा सा बताइए कैसे नजर आता। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि हमें अपने अंदर का कोरोना जो है ना उसको बाहर फेंकना चाहिए, जो सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है। देखें आप जब तक मुल्क के अंदर अब बिजनेस जो है लोकल लेवल जो है, या उसको SMEs कह लें, या वैसे जो छोटे कारोबार हैं, उनको जब तक आप वो परवान नहीं चढ़ाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कह सकें कि लोग हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा जिससे हम एक्सपोर्ट्स कर सकेंगे। एक अभी हमारी बात इनफॉर्मल हमारी बात हो रही थी, अभी जो टाइम चल रहा है इसमें पाकिस्तान जो आपराधी कुव्वत में नंबर 1 है एशिया का। आप देखें चाइना ने 3 बच्चों की पॉलिसी जो अडॉप्ट की, वो अहमियत को समझते हैं, बड़े क्लीन तरीके से जो फ्यूचर को देख उसके मुताबिक जो सारी पॉलिसी बना रहे हैं। क्या पाकिस्तान जो है ये जो ह्यूमन रिसोर्स है इसको एक्सपोर्टर पॉलिसी के अंदर डाल के क्या इससे फ़ायदा नहीं ले सकता? ठीक है, पाकिस्तान उस तरह से अगर देखा जाए पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अपने गोल्डन एज से गुजर रहा है, तो हमें इस गोल्डन एज को रीप करना चाहिए, बजाय कि हम इसको तबाह
कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो उसके ऊपर हम बड़ी संजीदगी के साथ फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक मेरा जो अपना एनालिसिस वो ये कह रहा है कि हम अभी तक जो पोटेंशियल था एग्रीकल्चर सेक्टर उसको हम यूटिलाइज़ कर ही नहीं पाए। जो SMEs है, जब मैंने कहा कि 25,000 से ज़्यादा कारोबार जो छोटे मोटे बंद हो गए, उनको हमें इकॉनमी के अंदर लेके आने की ज़रूरत है। और अभी एक और हमारी बात हो रही है, अभी आपकी इकॉनमी को जो शेडो इकॉनमी उसने बड़ा सहारा दिया हुआ है। आपके जो इनफॉर्मल इकॉनमी उसने आपको बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटी वो पैदा करती, उसने आपके मॉनेटरी इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है। ये जो जाहिर सी बात जो मॉनेटरी इकॉनॉमी से समझते हैं उस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से उनको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब जो कास्ट पुश इन्फ्लेशन है, हाँ वो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर चूँकि थोड़ा सा इन्फ्लेशन आया तो उसको हम कह सकते हैं, इनकी बात हम मान लेते हैं कि उसका इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर हुआ है, लेकिन कहाँ है एफिशिएंसी का एलिमेंट, कहाँ है वो, कहाँ है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जब करते हैं कोई नई नई चीज़ें जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी जो है उसको मुताबिक हुआ, इससे सारे जाहिर सी बात एग्रीकल्चर सेक्टर उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो बेसिक इशू है, और ये भी ये चौथी दफ़ा आपके प्रोग्राम में डिस्कस बात हो रही है कि एफिशिएंसी जो है उसका बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। चन्ना साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, इंशाल्लाह आपको ज़हमत देंगे। थैंक यू। और ये जो मुल्की मसाइल हैं, सियासी और मौशी मसाइल हैं, इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू रहेगी। यहाँ पे वक्त हो रहा है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हमारे स्केड्यूल गेस्ट हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब, और उनसे आपकी सेहत के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।